हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे भारत के भूगोल की। इसमें हम देखेंगे भारत के पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, उसके अपवाद तंत्र के बारे में, एग्रीकल्चर, उसकी लैंड्स, क्लाइमेट्स, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के पड़ोसी देशों में किस प्रकार का भौगोलिक जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो उन सभी पड़ोसी देशों के बारे में हमने देख लिया था जो भारत के पड़ोस में है। तो आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का नामकरण की, कि जो भारत का नामकरण था वो कैसे हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे भारत के परिचय की। भारत परिचय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण, कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के 4 नाम हैं, आर्यवर्त, दूसरा जो है भारत, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा इंडिया। ये 4 नाम हैं भारत के। तो ये नामकरण कैसे हुआ उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत की विशालता के आधार पर, भारत की विशालता के आधार पर इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप कि भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको उसकी विशालता के कारण, भारत को उसकी विशालता के कारण क्या कहा गया है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जो इसका प्राचीन नाम था, भारत का जो प्राचीन नाम जो था वो आर्यवर्त था। प्राचीन नाम इसका आर्यवर्त था और जो इसका नाम भारत पड़ा था वो राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा था। राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया, भारतवर्ष। राजा भरत के नाम पर जो है भारतवर्ष नाम रखा गया भारत का। उसके बाद जो इसका नाम हिंदुस्तान रखा था वो कैसे रखा गया था। हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, कि वो ऐसे पड़ा कि जो यूनानी लोग थे, यूनानी यानी पर्शिया, जो वर्तमान में जिसको हम ईरान कहते हैं, यूनानी ईरान, जो पर्शिया थे, पर्शिया लोग, या कह सकते हो ईरानी लोग, ईरान के लोग, जो ईरान के लोग थे वो सिंधु घाटी से प्रवेश किया था उन्होंने भारत में। और वो क्या थे कि श का उच्चारण स की बजाय है बोलते थे, मतलब श का जो उच्चारण था वो है के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे बताएं आपको कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी। तो ये सिंधु नदी को यानी हिंदू नदी कहते थे, मतलब श का उच्चारण है के रूप में करते थे। कौन करते थे, पर्शिया लोग यानी ईरान के लोग। और ये जो थे कैसे आए थे कि जो सिंधु घाटी थी उससे भारत में इन्होंने एंट्री ली थी, सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश हुए और इस श को है का उच्चारण करते थे। तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और हिंदू से इसी के आधार पर जो है भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद आता है इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया नाम कैसे पड़ा भारत का, वो इंडिया नाम इस प्रकार पड़ा, जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और जो इंडिया शब्द है ग्रीक भाषा के इंडस से लिया गया है, ग्रीक भाषा के इंडस। इंडस से लिया गया है, ग्रीक
भाषा के इंडस से जो है ये शब्द लिया गया है। और ये जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग क्या कहते थे कि जो सिंधु नदी उसको इंडस बोलते थे, जिसके आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो इस आधार पर जो भारत के 4 नाम थे, पहला नाम था आर्यवर्त जो प्राचीन नाम था और राजा भरत के नाम पर पड़ा था भारतवर्ष। तीसरा जो यूनानी लोग थे, जो पर्शिया लोग थे यानी ईरान के लोग थे, वो शय को है में उच्चारण करते थे। उस उच्चारण के आधार पर जो सिंधु नदी को हिंदू नदी, इसी प्रकार भारत का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद जो इंडिया नाम था वो आया था ग्रीक भाषा के इंडस से, और यूनानी लोग जो है सिंधु को इंडस बोलते थे, जिसके आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा था। ये जो 4 नाम थे भारत के, कौन कौन से? आर्यवर्त, भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, ये 4 नाम हैं भारत के। इसके अलावा जैन की कथाएं, जो जैन धर्म है उसके आधार पर बात करें तो जैन की कथाएं थी। जैन कथाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं, जैन कथाओं के आधार पर, जैन कथाओं के अनुसार ये बताया गया है कि जो हिंदू और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, हिंदू और बौद्ध ग्रंथ, जैन कथाओं के अनुसार हिंदू व बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भारत शब्द को जम्बू द्वीप कहा है। जम्बू द्वीप की जैन कथाओं के अनुसार या जैन कथाओं के विचारों के अनुसार जो हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जम्बू द्वीप को जो है संज्ञा दी गई, यानी जम्बू द्वीप, भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार जो है भारत का नामकरण हुआ। और अगर हम देखें सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करते हैं, सैद्धांतिक रूप से, तो सैद्धांतिक रूप से भी जो भारत का नाम पड़ा है, कैसे पड़ा है कि अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सैद्धांतिक रूप से भारत का नाम है, क्या नाम है? भारत यानी इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में बताया गया है। यह है सैद्धांतिक रूप से। तो इस प्रकार भारत का जो है नामकरण हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो भारत की स्थिति थी, वो भारत की स्थिति कैसे थी। अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने भारत के पड़ोसी देशों की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें। और आज से हमारा जो शुरू हो चुका है भारत के बारे में। अब हम पूरा कंप्लीट भारत की बात करेंगे। अब हमने देखा कि भारत का नामकरण के बारे में देख लिया था, भारत का नामकरण कर लिया। अब बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। इसकी स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, स्थिति और इसका विस्तार देखेंगे आज हम। तो इसमें क्या है भारत की स्थिति में, मैंने आपको बताया था पहले कि अक्षांश और देशांतरों के बारे में, कि जो अक्षांश होते हैं वो कोणीय दूरी को बताते हैं और जो देशांतर होते हैं वो टाइम जोन यानी समय को बताते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि जो ये पृथ्वी है ये हो गए अक्षांश, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हो गए देशांतर। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम,
ये देशांतर समान रेखाएं खींची गई है, और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची गई है वो देशांतर की रेखाएं हैं। तो अक्षांश और देशांतर का आपको पता चल गया। तो अब हम बात करेंगे स्थिति की, और किसकी स्थिति? भारत की। भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इस जगह पर भारत जो है वो क्या है? स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? इस जगह पर उत्तर पूर्व में स्थित है। अब ये जो लोकेशन है भारत की, ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट क्या इसकी स्थिति है, वो हम देखते हैं। तो जो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद जो अगर हम बात करें इसके अक्षांशों की, तो अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद बात करते हैं देशांतरों की। तो देशांतर क्या होंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो ये एंडिंग पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये जो है भारत की स्थिति है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर बात करें इसके उत्तरी अक्षांश की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं, आपको पता होगा कि मैंने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बताया था। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, वह भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? भारत के मध्य में, यानी कि 23.5 डिग्री पर जो है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें 8 राज्य आते हैं। और वो 8 राज्य कौन से हैं? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। ये जो है 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य भारत के 8 राज्यों में से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो समय रेखा है, यानी जो भारत की जो समय रेखा है वो क्या मानी है। तो जो हमारी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर जो है वो हमारा जो है IST है। 82.5 डिग्री IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है।
5.5 घंटे आगे है, क्योंकि अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे यानी आगे बढ़ते जाएंगे, और पश्चिम में जाएंगे तो जो है समय यानी घटता जाएगा। इस प्रकार जो हमारा देशांतर है 82.5 डिग्री, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरते हैं, यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और यह भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनके मध्य से IST की जो लाइन है यानी 82.5 डिग्री देशांतर इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो ये थी भारत की स्थिति, उसका विस्तार, और भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा और जो है समय रेखा यानी टाइमलाइन और कर्क रेखा, ये दोनों बता दी हैं जो भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।